और अपनी स्क्रीन भी जो है वो आपको प्रेजेंट कर देता है। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है, हर किसी को अलाउ करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो आप लोग मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर इस चैप्टर में हम ने जो पढ़ना था वो कंप्यूटर कोड्स के बारे में था। और आपको पता है कि जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर में जो उसकी मदर लैंग्वेज है, उसकी जो जो उसकी लैंग्वेज है वो बाइनरी है, 0 1 है, ठीक है। तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ अपने अंदर जो स्टोर करता है, यानी कि मेमोरी में, उसकी मेमोरी चाहे मेन मेमोरी हो चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी, उसमें कुछ चीज़ कोई डाटा भी स्टोर होता है वो इन फॉर्म ऑफ 0 और 1 होता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट कोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हैं वो उन कोडिंग स्कीम के ज़रिए जो है वो कुछ कोड्स असाइन कर सकें ताकि हम डाटा को इंटरनली रिप्रेजेंट कर सकें कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो उसने उससे पहले आपको डाटा की 3 टाइप्स बताई थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना ज़रा जल्दी से इसको कवर अप करूँगा क्योंकि हमने डिटेल तो पढ़ लिया था। तो बाद में किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लेगा, ठीक है। और मैं इसको आपको जो है ना वो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डाटा की 3 टाइप्स थी, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। ये तो आप सबको क्लियर है। तो कंप्यूटर कोड्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हर एक सिंबल जो है वो ग्रुप ऑफ बिट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं उसको हम बाइट कहते हैं। एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी नंबर ऑफ बिट्स या कितनी ग्रुप्स ऑफ बिट्स जो है वो यूज़ होती हैं उनको हम बाइट कहते हैं। अमूमन 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है, ठीक हो गया। और हमारे पास जो हमने पढ़नी है कोडिंग स्कीम पढ़ी पढ़ी थी इस चैप्टर में, वो 3 4 थी और 5 में थोड़ा सा टच किया था हमने। तो बी सी डी एब्सिटिक और आस्की, और इसके अलावा चौथी थी वो यूनिकोड, उसमें थोड़ा सा हमने देखा था। तो बी सी डी और एब्सिटिक के अंदर वो आपको उसकी डिटेल्स बताता है कि इस कोडिंग स्कीम में जो है वो क्या रूल्स हैं और कितने बिट कोडिंग स्कीम है। तो जो बी सी डी है वो 6 बिट कोडिंग स्कीम है, यानी कि इसमें एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट्स यूज होती हैं। तो इस बी सी डी के अंदर 1 बाइट इज इक्वल्स टू 6 बिट्स है। और अगर आपके पास 6 बिट्स होंगे तो उसके ज़रिए आप 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो कोडिंग स्कीम थी इसका मैकेनिज्म ऐसा था कि इसमें एक बीसीडी कोड को 2 हिस्सों में प्रेजेंट किया गया था। एक को हम बोलते हैं जोन, एक को हम बोलते हैं डिजिट। जोन के लिए हमने 2 बिट्स एलोकेट की थी और डिजिट के लिए हमने 4 बिट्स एलोकेट किए थे। अगर जोन के लिए 2 बिट्स हैं तो उसका मतलब मैक्सिमम जोन 4 हो सकते हैं और बिट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनके लिए हमारे पास 4 बिट्स थी। तो डिजिट्स जो हैं उसके लिए हमारे पास 4 बिट्स थी, इसका मतलब कि डिजिट्स जो है वो मैक्सिमम 16 जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उसमें आपको बेसिकली हमने हर एक करेक्टर को एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो 1 A to Z हैं कैपिटल में। और हमारे पास जो दूसरे बाकी जो करेक्टर्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, ठीक है। तो उसने हर एक का कोड आपको इसमें बताया। तो ए के लिए जो कोड मुख्तस किया गया है बीसीडी के अंदर वो ये कोड है। तो उसके जोन में 1 1 होता है और डिजिट में 0 0 1 होता है। तो इसमें बेसिकली आपको टेबल का याद करना ज़रूरी है, टेबल का आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है जैसे आगे वो जाके हमें बताता है कि जैसे आपको एक वर्ड इंग्लिश में दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पे आपको दिया जाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक वर्ड है, मैं आपको कह सकता हूँ भाई इसको बीसीडी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीसीडी का कोड टेबल आपको आता होगा तो आप रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि आपको पता हो कि पी के लिए कौन सा कोड यूज़ होता है। जी, पी के लिए हम देखें तो ये वाला कोड यूज़ होता है, ठीक है। ए के लिए ये वाला कोड यूज़ होता है और के लिए ये वाला कोड यूज़ होता है। यानी कि आपको हर एक लेटर के अगेंस्ट कोई कोड पता होगा तभी आप जो है उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो उसके लिए आपको ये टेबल का याद होना ज़रूरी है। टेबल को याद करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हर बच्चे का अपना स्टाइल है याद करने को, जैसे इसको याद कर ले। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता हो कि एक करेक्टर है उसका बाइनरी कोड क्या है और फिर उसका ऑक्टल कोड क्या है, ठीक है। तो वाइस वर्सा, यानी कि आप चाहें तो उसको ऑक्टल कोड में याद कर लें, इट्स अप टू यू। चाहें तो आप इसको बाइनरी कोड में याद कर लें।
लेकिन आपको ये याद होना ज़रूरी है ताकि जो है वो आप उसको पेपर में सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो और ये डिफरेंट कोड्स हैं, जितने भी करेक्ट न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं यहाँ पे, जी करेक्टर 1 से लेकर 0 तक इसको उन्होंने ये कोड्स दिए हैं, ठीक है। इनका सबका जोन 0 है और डिजिट जो है वो 1 है अभी सबका, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जैसे ये एग्जांपल दी थी आपको, बेस वर्ड है तो इसकी बेस, यानी कि बेस जो वर्ड है इसको कंप्यूटर बीसीडी नोटेशन में ऐसे स्टोर करेगा अपने पास। अगर आप कहूँ कि इस बेस को बाइनरी नोटेशन में लिख दें, बीसीडी की बाइनरी नोटेशन में लिख दें, तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसी को मैं ऑक्टल में कह सकता हूँ, जैसे ये डिजिट है तो इसको उसमें कहा भाई आप इसको बीसीडी नोटेशन में लिख दें लेकिन ऑक्टल नोटेशन में लिख दें, तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप समझें कि आप इसमें जितनी हमने कोडिंग स्कीम पढ़ी है बीसीडी ऐप से आस की, उस सब का आपको टेबल याद हो और उसके अगेंस्ट आप जो है वो लिख सकते हो, कोड्स जो है वो लिख सकते हो उसके, ठीक है ना। बाइनरी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास बाइनरी कोड्स हैं वो भी, बाइनरी तो ऑफ कोर्स हर एक नहीं है, जहाँ पे हमारे पास ऑक्टल कोड्स हैं वो भी, और जहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड है वो भी, ठीक है। तो एब्सिडिक कोड जो है वो 8 बिट कोडिंग स्कीम है, इनके इसमें एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स यूज होती हैं, और इसमें 256 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और इसमें भी अगेन जोन और डिजिट है, तो इसमें फ़र्क ये है कि बस इसने ये हेडिंग यहाँ पर गलत दी हुई है, दिस इज़ जोन एक्चुअली और दिस इज़ डिजिट एक्चुअली, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका, अगेन इसमें हेक्स कोड्स हैं, तो आप हेक्स कोड याद कर लें या फिर अगेन बाइनरी कोड याद कर लें, लेकिन आप इसको याद कर लें, ठीक है। और इसमें हमारे डिजिट्स में वो F0 से लेके F9 तक जो है वो होते हैं, 0 के लिए F0 है, 1 के लिए F1 है, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि BCD एब्सिडिक के अंदर हमारे पास हम दो तरीके से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जोन डेसिमल नंबर्स होते हैं और एक पैक्ड डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो जोन डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप कि जो न्यूमेरिक वैल्यू अगर ये है तो इसका कोड क्या होगा, 3 के लिए F3, 4 के लिए F4 और 5 के लिए F4, तो ये एब्सोल्यूट नोटेशन है इस न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, ये एब्सोल्यूट नोटेशन है, ठीक है। और हम नंबर 3 तरह के हो सकते हैं, अनसाइंड या फिर वो साइंड। अगर साइंड है तो दो तरह का होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एफ हम यूज़ करते हैं अनसाइंड के लिए, ठीक है। और अगर कोई नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे के लिए पॉजिटिव है, तो हम जो आखिरी इसका डिजिट है 5, इसको हम F5 लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, C5 लिखेंगे। सी हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, डी हम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अगर आपने जोन डेसिमल को पैक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप तमाम जितने भी एफ है ना वो निकाल दें इसमें से, और जो आखिरी डिजिट है ना उसके साथ आप सिंबल लगा दें आखिर में, क्योंकि ये 345 एफ का मतलब है कि ये एक अनसाइंड नंबर है, और 3 और एफ ये इसको इंडिकेट कर रहा है, साइन इंडिकेटर है ये। अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और ये अगर माइनस है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो पैक डेसिमल के अंदर हम ये जो एफ है ना, इनकी जो हर एक डिजिट को ये हम निकाल दे देते हैं। तो पैक डेसिमल के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी ज़रा सेव हो जाती है, ठीक है। और इसको उसने, ये भी अनसाइंड है तो उसने आखिर में एफ लगा दिया। और अगेन वही आ गया, बिट को आपने रिप्रेजेंट करना है एब्सोल्यूट कोड में, तो बाइनरी नोटेशन उसकी ये है। और उसके लिए अगर आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन आ जाए तो हेक्साडेसिमल नोटेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो उसने ये तस्करा किया पैक डेसिमल का और जोन डेसिमल का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे आस्की आ जाता है, तो आस्की जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ये इसकी 2 बिट स्कीम है, 7 बिट और 8 बिट दोनों बिट होते हैं। और पहले जो 128 करेक्टर्स हैं दोनों स्कीम्स में, 7 बिट या 8 बिट, उनमें वो सारे सेम है, ठीक है। और आस्की भी याद करने का तरीका बड़ा आसान था, और ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आगे भी आपको यूज़ जो है वो होगा। आजकल जैसे मतलब कह रहे हैं कि आपकी जो आप आगे अगर आपकी ज़िंदगी रही, हमारी ज़िंदगी रही, तो आगे जाके जब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स, तो उसके अंदर आपको ये आस्की से वास्ता पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और आस्की को याद करने का बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था, वो ये है कि आस्की में जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो वो 48 डेसिमल में 48 होता है, और जो कैपिटल ए होता है वो डेसिमल में 65 होता है, और जो स्मॉल ए होता है वो 97 होता है उसका डेसिमल कोड, ठीक है। तो अगर आपको डेसिमल कोड है तो उस डेसिमल कोड को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी जोन और डिजिट्स हैं और ये मुख्तलिफ कोड्स हैं। तो जो मैंने आपको आज के तरीका, अच्छा वैसे एक और काम भी आप कर सकते हो, जो बीसीडी है और जो एब्सिडिक है, चाहो तो उसके भी आप जो है ना वो कोड डेसिमल में याद कर सकते हो, मतलब उसका पहले देख लेना डेसिमल में क्या कोड होता है, तो उसको भी आप डेसिमल में याद कर सकते हो, वो भी आसान हो जाएगा आपको, ठीक है।
जैसा आपने आस्की को याद किया। तो और अगेन वही एग्जांपल आ गई, बॉय है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना आस्की में, तो उसके लिए ये बिट्स हैं। और अगर आपको जो है वो, अच्छा ये देखिए यहाँ पे इसमें 7 बिट्स का है, तो ये 7 बिट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 में नहीं लेना। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर 7 बिट का है तो 7 बिट्स में लिखना अपना, अगर 8 बिट का तो 8 बिट्स में लिखना है, ठीक है। तो स्काई अगेन बाइनोटेशन ये है, और उसकी जो है वो इसमें हेक्स हेक्स नोटेशन बताइए, हाँ हेक्स नोटेशन बताइए आस्की 8 के लिए। यूनिकोड जो है अगेन वो जो है वो आजकल यूज़ होता है, और ये जो है वो यानी कि इसमें बहुत सारे सिंबल्स और बहुत सारी चीज़ें जो है रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ठीक है। और इसकी डिफरेंट कोडिंग स्कीम UTF 8 है, 16 है, 32 है। 8 का मतलब है कि ये 8 बिट्स यूज़ करता है, 16 का मतलब 16 बिट्स यूज़ करता है एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। 32 का मतलब होता है 32 बिट्स यूज़ करता है एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर 32 बिट यूज़ करता है एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 2 32 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो शो कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो आखिर में था जी कोलेटिंग सीक्वेंस। तो कोलेटिंग सीक्वेंस में ये होता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आपको आ जाएगा इसको डाटा आ गया। वो डाटा जो है न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है, खाली अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है। तो उसको आ जाएगा तरतीब देना। अमूमन हमें पता है कि जितनी भी कोडिंग हमने पढ़ी है उसमें ये चीज़, ये सीक्वेंस वैलिड होता है, यानी कि ए सबसे छोटा होगा, बी कैपिटल बी उससे बड़ा होगा, सी उससे बड़ा होगा, और डिजिट्स में भी 0 छोटा होगा, 1 उससे बड़ा होगा, 2 उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ें आपको यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये हर एक कोडिंग स्कीम में, चाहे वो BCD है, चाहे वो एफसीडी है, चाहे वो आस्की है, सब में सेम है, ठीक है। अलबत्ता एक चीज़ में डिफरेंस है, वो ये कि जो हमारे पास एफसीडी कोडिंग स्कीम है उसके अंदर हमारे पास जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो ग्रेटर होते हैं अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स के लिए। यानी कि एफसीडी के अंदर क्या होता है कि जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो बड़े हैं और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स छोटे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक न्यूमेरिक डाटा है, इसको आपने ऑर्डर करना है, सीक्वेंस करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ऑर्डरिंग बनती है इसकी, ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि पहले पहले लेटर्स को देख लें। तो सब आपको पता है कि एफसीडी के अंदर जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो बड़े होते हैं और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर छोटे होते हैं। तो इस इन सब में जो ए है वो अल्फ़ाबेटिक, यानी कि ये वाला डाटा जो है वो ए से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे छोटा है। बाकी तो डिजिट से स्टार्ट होता है, A1 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 1 A आ जाएगा। आपको पता है 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। तो A1 1 A एंड देन 2 3। इस तरह से हमारे पास ये आस्की के अंदर भी है, ठीक है। आस्की के अंदर क्या होता है कि हमारे पास न्यूमेरिक कैरेक्टर्स छोटे होते हैं जबकि अल्फ़ाबेटिक बड़े होते हैं। आपको पता है न्यूमेरिक 0 जो है वो उसकी 48 है, और अल्फ़ाबेटिक जो बड़ा कैपिटल ए है उसके लिए हमारे पास जो है वो 65 है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ छोटी होती हैं, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ बड़ी होती हैं आस्की के अंदर। तो इसको अगर आपने सॉर्ट करना है तो उसका तरीका ये है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप पहले पहले लेटर्स को कंपेयर करेंगे इसके अंदर, और आप देखे रहेंगे सबसे छोटा जो है इसमें डिजिट होता है। डिजिट वाले जितने हैं उनको आप पहले इकट्ठा कर लें। तो डिजिट वाला ये है, एक एक ये है, और एक ये है, ठीक है जी। इन सब में छोटा कौन सा हुआ? 1 वाला छोटा हुआ, 1 ए सबसे छोटा होगा ना, जाहिर सी बात है। और फिर 2 3 और 2 ए में कोलाइड हो गए, मतलब दोनों 2 से स्टार्ट होता है। अगला कटर देख लें, ए है इसमें और इसमें 3 है, तो जाहिर सी बात है 2 3 छोटा है, 3 पहले आएगा, ए छोटा है बाद में आता होता है। तो 1 ए देन 2 3 देन 2 ए, ये हो गया। उसके बाद आपके पास बाकी जो रह गए हैं उनको आप इसी तरह से सॉर्ट कर लें, तो आपके पास ये सॉर्टिंग स्कीम जो है वो ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो मैंने ब्रीफ सा, बहुत ही जल्दी से ब्रीफ सा जो है वो इसका आपको ओवरव्यू दे दिया विद इन 10 to 12 मिनट्स। तो मुझे अब बता दें इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो, या इसके अलावा कोई और किसी भी चैप्टर से कोई सवाल है तो पूछना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना यूट्यूब से थोड़ी सी कुछ वीडियोस देखी थी, उनमें ये लिखा हुआ था कि मतलब काफ़ी जगह यही लिखा हुआ है कि बीसीडी का जो सा है ना कोड वो 4 डिजिट होता है। मगर आप हमने मतलब बताया ना कि 6 डिजिट होता है, 7 जोन होती है। हम्म, तो इधर एक्सप्लेन कर दें क्या सिनेरियो, मतलब जहाँ पे भी मैंने इसके अलावा पढ़ा ना वो हर जगह उन्होंने बताया हुआ है कि 4 डिजिट कोड होता है, 4 बिट। अच्छा, जी। मैं भी पूछता हूँ।
बस सबसे जो है ना अथेंटिक सोर्स वो ये विकिपीडिया का होता है। पीसीडी कहता है कि जी ठीक है, यूजली 4 और 8 होती हैं। 4 भी हो सकती हैं और 8 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 भी हो सकता है सर, 8 भी हो सकता है, दोनों दोनों पॉसिबल है, ठीक है। और लेकिन हमने यहाँ पे 6 पढ़ा है, और आप इसको 6 ही रखिएगा क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे ना। तो ये ठीक है मेरी सर। भी काफ़ी पुरानी स्कीम है अभी, तो शायद में यूज़ नहीं होती है। तो लेकिन ये जो है ना, आप इसको बुक में आपके 6 लिखा है, इसको 6 ही रखें और 6 के साथ ही इसको लेके चलें, ठीक है। इसको चेंज ना कीजिएगा, मैं देखूंगा बाद में क्या दिक्कत है। जी सर ठीक। सर उसके अलावा ये जो उनसी स्लाइड्स है ना, इनमें था कि जो बीसीडी था ना उसको हमने ऑक्टल कोड से रिप्रेजेंट किया हुआ था इन स्लाइड्स में, और हम्म। एप्सिडिक और जो सी आस्की हैं उनको हमने हेक्साडेसिमल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ। सर ये डिफ्रैक्शन हमने अपने लिए किया है कि मतलब कोई रूल है इसके पीछे? जो इसमें आपको बीसीडी यहाँ बताया वो 6 बिट्स है, तो 6 बिट्स में 3 3 के 2 पेयर बन जाते हैं। तो वो उसको आप जी जो है ना वो उसमें कर दोगे, आराम आराम से ऑक्टल में कर सकते हो। चाहो तो 6 बिट्स को आप हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके ठीक। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना भी कोई नहीं है। आप 2 जीरो और 2 बिट्स और पीछे अपेंड कर दो 0 0 के साथ, तो फिर आप 4 4 बिट्स के 2 पेयर बना रहे हो, तो फिर ऑक्टल में भी कर सकते, हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हो। तो जो ये एब्सिडिक है उसमें 8 बिट्स यूज होती हैं, आसमी में भी 8 बिट्स यूज होती हैं, इसलिए उधर आसान होता है, इसलिए उसने ऑक्टल में करने के बजाय उसने हेक्साडेसिमल में किया। ठीक है सर। जी, किसी और को क्वेश्चन हो? सर मैंने भी पूछना था कि अभी आपने सर्च किया तो आया था कि बीसीडी 4 to 8 होता है, लेकिन अगर हम बीसीडी को 8 बिट्स ले लें तो फिर एक्सटेंडेड बीसीडी तो और ज्यादा बिट्स का होना पड़ेगा उससे। तो फिर 8 बिट्स तो हम नहीं ले सकते ना बीसीडी कोड को। बेटा उसने उस यानी कि आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेंगी, मेरे टॉप ऑफ द हेड वो डिटेल्स नहीं है कि बीसीडी की मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो क्या हैं, लेकिन वो आपको मतलब अगर आपको सर्च करोगे तो आपको वो इसमें बता देगा। क्योंकि बीसीडी जो है उसमें उसने जो 8 बिट्स लिए हैं शायद उसको वो एफसीडी की एक्सटेंडेड बाइनरी कोड कोड डेसिमल ही बोलता है। लेकिन मुझे क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा खोलूँ, लेट्स लेट मी सर्च अगेन। मैंने क्या लिखा था, बीसीडी, तो ये हमें क्या कहता है बेटा, ये शायद जो एक्सटेंडेड है ना वो 8 बिट्स ही है। यानी कि जो वो जो हम कहते हैं ना, हम जो जिस पीसीडी कोडिंग स्कीम में 8 बिट्स यूज हो रही है शायद वो एफसीडी की है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल ही है वो शायद। अगर हम इधर आ जाए टेबल पे देखें तो ये देखें, ये है ना ये इसने 4 बिट्स यूज किए हैं बीसीडी के लिए, ठीक है। ये भी 4 बिट्स हैं। जस्ट मिनट में ज़रा टाइम दें। जी देखें, ये देखें ये 4 बिट्स हैं बीसीडी। और अगर हम इसकी बात करते हैं ना आस्की और एफसीडी की एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो ये जो है ना ये 8 बिट्स का होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहरहाल इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे इसमें लिखी हुई हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे तो मैं क्या वो चीज़ें बता लगेंगी। आप फिलहाल जो आपकी बुक में है ना उसको फॉलो कर लें। कोई और क्वेश्चन है? सर वो सर एक और क्वेश्चन है सर, ये जोन डेसिमल्स और ये पैक डेसिमल्स जो से हैं सर, हम्म। इनके जो हमने एचडी के कोड्स लिखे हैं
तो सर उसके अंदर जिस तरह F3 F4 और F5 था ना, तो सर वो तो चलिए ठीक है, फॉर अनसाइन ठीक था। जब पॉजिटिव आता तो हम करते हैं F3 F4 और C5। हम्म। तो सर अगर देखा जाए तो C5 मतलब अगर टेबल के मुताबिक देखें तो वो तो ई को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जी सर वो फिर बिल्कुल। मतलब हमें ये मतलब खास वो इस सिर्फ तरह फिर। नुमाइक डाटा के लिए है, ये सिर्फ खास, जी ये एक सिर्फ उस वक्त में सीएम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे C5 का मतलब ये है कि ये जब हमारा नुमाइक डाटा आ रहा है ना, और उसमें हमने ये इंडिकेशन करनी है कि ये वो प्लस है कि नेगेटिव है, तो ये हम वहाँ पे प्लस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये स्पेशल केस है इनकी। ये खाली न्यूमेरिक डाटा की 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक। तो जब न्यूमेरिक केस होगा खाली हमारे पास, उस केस में ऐसा है बस। ठीक 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 सही। अच्छा, मैं नमाज़ के लिए जाता हूँ, आप लोग नमाज़ पढ़ लें, फिर हम आते हैं, तो उसके बाद मज़ीद जो है वो, ये मीटिंग ऑन ही है, ठीक है, आते हैं, फिर मज़ीद हम बात करें। जी सर। अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, किसी और बच्चे का कोई और सवाल हो तो। जी, किसी का कोई सवाल हो। सर चैप्टर 7 की स्लाइड नंबर 16 to 19 रिवाइज करवा दें। चैप्टर 7 की कौन सी? स्लाइड नंबर 16 to 19। जी, अच्छा जी। हमारे पास जो मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो दो तरह की है, ठीक है। हमारी जो मेमोरी है वो बॉक्सेस में, सेल्स में या कह लें वर्ड्स में डिवाइड होती है। इसने यहाँ पे वर्ड का नाम लिया है, ठीक है। और जो वर्ड्स हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, यानी कि जब आपकी एक बात तो कंफर्म है कि आपकी मेमोरी नंबर ऑफ सेल्स में या नंबर ऑफ वर्ड्स में डिवाइड होगी, ठीक है। अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन ना वर्ड साइज की बुनियाद पर दो तरह से होती है। मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन वर्ड साइज की बुनियाद पर दो तरह से होती है। या तो वर्ड साइज इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि हर एक वर्ड का साइज इक्वल होगा, या फिर दोनों का जो है वो साइज यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इन दो की बेस पे जो है वो होती है। अभी जिसने आपको मेमोरी दिखाई है इसके अंदर जो वर्ड साइज है वो सबका इक्वल है। और वर्ड साइज से क्या मतलब है कि ईच वर्ड कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ बिट्स। तो वर्ड लेंथ, तो वर्ड लेंथ क्या होती है कि ये वर्ड लेंथ कह लें, वर्ड साइज कह लें। वर्ड लेंथ जो है वो नंबर ऑफ बिट्स होती है जो कि एक वर्ड के अंदर मौजूद है। तो या तो नंबर ऑफ बिट्स सेम होंगी तमाम वर्ड्स की, तो वो फिक्स बिट्स, फिक्स साइज मेमोरी होगी, फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी होगी, ठीक है। या वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी तब होगी जब जो हर वर्ड की लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अपने अपने फायदे और नुकसान से ही कहा चला गया, नुकसान है। उस टीम पे हम गए थे। इसके अपने अपने फायदे और नुकसान, ठीक है जी। मेन मेमोरी से ही आए तो आपकी जो मेन मेमोरी होती है उस पे दो तरह के जो हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। एक रीड और एक राइट। रीड ऑपरेशन जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होता है, खाली अपने रीड कंटेंट्स का, सिर्फ किसी भी लोकेशन पे जाके आपने उसके कंटेंट्स को रीड करना होता है। जो राइट मेमोरी लोकेशन होती है, का मेमोरी का ऑपरेशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि वो जिस भी मेमोरी लोकेशन में जाके आप राइट करोगे तो उसके प्रीवियस कंटेंट्स जो है वो न्यू कंटेंट्स से ओवरराइट हो जाएंगे, प्रीवियस कंटेंट्स में वो लॉस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और वो मशीन जिनका स्मॉलर वर्ड लेंथ होता है वो स्लोअर होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो मशीन जिसमें आपके पास वर्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि 32 बिट की एक मशीन है वो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू 64 बिट, क्योंकि जितना वर्ड लेंथ होगा उतना एक वक्त में डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब यहाँ पे उसने फिक्स वर्ड लेंथ की आपको एग्जांपल दी है कि उसने देखा, उसने ये बताया कि देखें दो बम्बई और दिल्ली ये दो वर्ड्स हैं, दो करेक्टर्स हैं, दो 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 जो है ना वो क्या कहते हैं, ये डाटा है बेसिकली, ठीक है, जो आपके पास आया है। और इस डाटा के अंदर दो बेसिकली सिटीज़ हैं। तो इसको जब हम फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी में स्टोर करेंगे तो हमें जो है वो कितनी बिट्स यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक जो वर्ड है उसका साइज़ 1 बाइट है। यहाँ पर एक वर्ड का साइज़ क्या है, 1 बाइट है, क्योंकि इसमें जो है वो 8 बिट्स हैं। तो इन ये दो डाटा आइटम्स आई हैं, दो डाटा डाटा वैल्यूज़ आई हैं, इनको स्टोर करने के लिए आपको 2 बाइट्स एलोकेट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जब भी आपके पास फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी होती है तो हमेशा आपको जो एलोकेशन होती है वो मल्टीपल ऑफ वर्ड्स लेंथ में होती है, यानी कि आपको जो है अगर यहाँ पे वर्ड लेंथ जो है वो हमारे पास 1 बाइट है तो आपको डाटा 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट इस तरह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डाटा, आपको जो मेमोरी है वो 1.5 बाइट की मिले, 2.5 बाइट, ऐसे नहीं होता। तो हमेशा मल्टीपल ऑफ वर्ड्स लेंथ मिलती है जब भी हमारे पास फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी है। और इन दो डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें 2 बाइट्स चाहिए, ठीक है। और 2 बाइट्स में कितनी बिट्स होंगी, 16 बिट्स होंगी। तो हमारे 5 जो है वो जगह खाली रहे, टोटल 11 है ना, 11। तो हमारे पास 5 जो बिट्स हैं वो ज़ाया जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। और अमूमन जो फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी होती है वो उसमें स्पीड ज़्यादा होती है कैलकुलेशन की, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल वर्ड लेंथ। और ये अमूमन उन
कंप्यूटर्स में जो है वो यूज़ होती है, जिसमें आपको कैलकुलेशंस जो है वो हाई स्पीड पे परफॉर्म करनी होती हैं, या वो साइंटिफिक कंप्यूटर्स जिनमें बहुत सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो स्पीड को गेन करने के लिए हम ये फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी यूज़ करते हैं। और एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल वर्ड लेंथ में क्या होता है कि आपके पास वर्ड लेंथ सेम नहीं है, ठीक है, तो जितना डाटा है उतने आपको जो है ना वो मेमोरी लोकेशन, जैसे अब ये 2 डाटा वैल्यूज़ थी तो इनकी 11 बिट्स थी, तो आपको 11 बिट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको 16 बिट्स 2 बाइट्स मिले थे, यहाँ पे आपको 11 बिट्स मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें मेमोरी कम यूज़ होती है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो स्लो होती है। और दूसरा इसका जो यूज़ है वो ये है कि स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स में ये हम इसको करते हैं, यानी कि वो इसका यूजेज एरिया वो जगह है जहाँ पे हमें स्पीड ऑफ कैलकुलेशन से जो है ना वो हमारे लिए इग्नोरेबल है, वो इतनी ज़्यादा नहीं, वो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है जी। तो ये भी स्लाइड आपने की थी, 20 भी गई थी मेरे ख्याल है ना। तो मेमोरी कैपेसिटी जो होती है उसको, यानी कि मेमोरी को मेजर करने का यूनिट जो है हमारे पास कंप्यूटर में, वो क्या होता है, पहला यूनिट तो बहुत बेसिक सा वो बाइट्स है, ठीक है, एंड देन वी हैव किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स एंड गीगा बाइट्स। और इसने बताया कि 1 किलो बाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं और 1 मेगा बाइट्स में कितनी होती हैं और 1 गीगा बाइट्स में कितनी, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जी। कुछ किसी बच्चे का, किसी और बच्चे का कोई और सवाल हो सर जी। सर उस पे चैप्टर नंबर 4 में यूनिकोड जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। यूनिकोड बेसिकली उसने आपको बहुत ब्रीफ सा यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो यूनिकोड के बारे में उसने ये आपको बताया है कि हमें पहली बात तो हमें यूनिकोड क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसी इनकोडिंग स्कीम नहीं थी कि तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। और अभी तक हमने जो इनकोडिंग स्कीम पढ़ी है उसमें मैक्सिमम बिट्स जो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं वो क्या है, 8 बिट्स है। तो 8 बिट्स में मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस हैं उसमें 256 कैरेक्टर्स तो नहीं है, उसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए हम जो है ना किसी एक इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए तमाम लैंग्वेज के सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वजह बनी कि हम यूनिकोड की तरफ गए। और दूसरी है कि डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम का कॉन्फ्लिक्ट भी आपस में होता है कि भाई एक इनकोडिंग स्कीम में जो है वो एक लेटर के लिए ये वाला कोड है, तो वो उसी लेटर के लिए दूसरी कोडिंग स्कीम में दूसरा जो है वो कोड होगा, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि ये मल्टीलिंगुअल प्लेन टेक्स्ट को इनकोड करने के लिए जो है ना ये एक कंसिस्टेंट, इसका जो भी तरीकाकार है जिस तरह से इनकोडिंग करता है वो नहीं इसने आपको डिस्कस किया, लेकिन उसका फीचर ये है कि आप उसके ज़रिए कंसिस्टेंटली जो है वो एक मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट को इनकोड कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें 2 लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने उर्दू भी लिखी और इंग्लिश भी लिखी हो साथ ही, ठीक है, तो उसको मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बोलते हैं। और डिफाइन कोड्स फॉर कैरेक्टर्स यूज इन ऑल मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वो तमाम कैरेक्टर्स जो कि दुनिया की जो है मेजर लैंग्वेजेस जो हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस जो हैं उनमें यूज़ होते हैं, उन सब के लिए हमने कोड डिफाइन कर दिए हैं। और दूसरा ये कि ये मैथमेटिकल सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए भी हमारे पास इसमें कोड हैं, टेक्निकल सिंबल्स के लिए कोड्स हैं, ठीक है। यानी कि आप आगे पढ़ोगे ना तो आप बल्कि पढ़ते तो हो आप, वो क्या कहते हैं, अपना कैलकुलस पढ़ते हो, कैलकुलस में वो डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वो जो साइन यूज़ करते हो तो उसको इनकोड करना है, या डिफरेंट फंक्शन नोटेशंस होती हैं उनको डिफरेंट तरीके से वो रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी कि उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, तो वो तमाम सिंबल्स रिप्रेजेंट जो है वो यूनिकोड, इनके उनके लिए भी हम कोड्स डिफाइन करते हैं, उन स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी करते हैं। और ये जो है तकरीबन मिलियंस ऑफ कैरेक्टर को जो है इनकोड कर सकता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। और हर एक कैरेक्टर को वो एक न्यूमेरिक वैल्यू भी असाइन करता है और नेम भी असाइन करता है, यानी कि इस कोडिंग स्कीम के अंदर वो हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू भी देता है और नाम भी देता है। और इसने कुछ पार्ट जो रिजर्व भी किया हुआ है कि वो आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ कोड जो है इसके अंदर वो रिजर्व है कि आप उसको प्राइवेट यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और इस यानी कि टेक्स्ट भी बायडेक्शनल बिहेवियर, तो खैर ये कुछ फीचर्स हैं इसके जो उसने यहाँ सर पे। सर इसकी एक और भी लाइन है कि स्पेसिफाइज एन एल्गोरिदम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट विद बाई डायरेक्शनल बिहेवियर। सर इसको एक्सटेंड कर दें। specifies an algorithm for the presenting of text with, अब यहाँ पे ना इनके वो कहना चाह रहा है कि
ऐसा टेक्स्ट जिसका बाय डायरेक्शनल बिहेवियर हो, यानी कि बाय, यहाँ पे जो बाय डायरेक्शनल बिहेवियर इसने वर्ड यूज किया ना, एक टेक्स्ट का बाय डायरेक्शनल बिहेवियर क्या हो सकता है आपके ख्याल से? सर सर जैसे कि मतलब हम ऐसे लिखते हैं कोड, अगर हम कोडिंग करें तो ए की वैल्यू होती है 67, तो अगर हम ए भी लिखें तो वो उसे पता चल जाएगा क्या 67 है। ए की वैल्यू 65 होती है आस्की के अंदर। तो सर सर वो तो आस्की कोड है ना, तो जब हम ए लिखते हैं तो बैक एंड पे 65 ही स्टोर होता है मेमोरी के अंदर एक्चुअली। इसने यहाँ पे तस्करा किया ना, टेक्स्ट विद बाय डायरेक्शनल बिहेवियर, तो इस लाइन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस लाइन का मुझे भी नहीं पता कि इसने ये जो हम हमारे पास कोई एग्जांपल ऐसी है आप में से किसी को इस बात का पता हो कि बाय डायरेक्शनल बिहेवियर से क्या मुराद है? टेक्स्ट टेक्स्ट के सर अंदर बाय डायरेक्शनल बिहेवियर क्या होता है? सर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस तरह मतलब उर्दू लिखते हुए हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में ब्रैकेट्स, सब ब्रैकेट्स तो सेम होती हैं। तो अगर पता है ब्रैकेट्स बेसिकली ये करेक्टर है, तो वो मतलब बाई डायरेक्शनल बिहेवियर शो कर रहा है कि इंग्लिश में भी इस्तेमाल हो रहा है तो उर्दू में भी, तो वो मतलब तो नहीं इसका। नहीं वो नहीं, वो बाय डायरेक्शनल बिहेवियर ये नहीं होता। वो तो है ना कि आपका यूज है, वो इंग्लिश में भी यूज हो रहा है और उर्दू में भी यूज हो रहा है। ये बाय डायरेक्शनल बिहेवियर का जो मतलब होता है ना, सर जैसे टू वे रोड होती है ना, टू वे रोड, यानी कि टेक्स्ट में ऐसा हमारे पास क्या होता है कि दो जो दोनों तरह से बिहेव करे, यानी कि बाय डायरेक्शनल जैसे टू वे रोड होती है जिस पर ट्रैफिक इधर से जाती हुई उधर से आ भी रही होती है। एक आप आपको सर पता ऐसे बात? जी जी पूछता है। सर मैं कहना चाह रही थी कि ये अल्फान्यूमेरिकल टाइप्स नहीं यूनिकोड होगा सर, है ना, अल्फाबेट ये नेम्स योर। नेम भी असाइन करता है और न्यूमेरिक वैल्यू भी असाइन करता है। तो ऐसा तो नहीं अगर हम नेम लिखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यूज का पता चल जाएगा और न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो नेम का पता चल जाएगा। मतलब यूनिकोड दोनों चीजें असाइन करते हैं ना, एक करेक्टर को, नेम और न्यूमेरिक जी वैल्यू। जी जी, न्यूमेरिक वैल्यू भी देता है और एक खास नाम भी देता है। तो मैं ये कह रही थी कि बाई डायरेक्शनल ये तो नहीं कि अगर हम उसका नेम भी लिखेंगे तो वो वैल्यूज पता चल जाएगी। नहीं यहाँ पे वो नहीं, इस उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा है। जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है ना, टेक्स्ट विद बाय डायरेक्शन, इस लाइन का मतलब ये है कि इसके पास एक एल्गोरिदम है कि जिसके ज़रिए वो क्या करता है, कि ऐसा टेक्स्ट जो कि जिसके अंदर बाय डायरेक्शनल बिहेवियर पाया जाता है, उसको एक एल्गोरिदम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकता है। ये लाइन कहना ये जा रही है। इस लाइन का जो अगर हम उर्दू तर्जमा करें ना, उसका ये बनेगा कि ये जो यूनिकोड है, इसके पास एक एल्गोरिदम है जो कि ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर ये बाय डायरेक्शनल बिहेवियर की खसूसियत मौजूद होती है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो उस एल्गोरिदम के जरिए। कहना ये चाह रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली चीज़ ये है कि बाय डायरेक्शनल बिहेवियर, टेक्स्ट का बाय डायरेक्शनल बिहेवियर क्या होता है, तो सर्च कर लेते हैं। What by directional behavior of text? जी, ये है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है, a bidirectional text contains two text directionalities, right to left, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा से ये है, आ, हम इंग्लिश लिखते हैं कैसे लिखते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना इंग्लिश, लेकिन लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। उर्दू कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो क्या कोई ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं? बात आई समझ? अब मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा देखिए। ये जो बायो डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि देखें, एक टेक्स्ट इंग्लिश का जो टेक्स्ट है, इंग्लिश का जो इंग्लिश अब लिखोगे तो कैसे लिखते हो आप? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना? ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। तो उर्दू कैसे लिखते हो? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखते हो। जब भी उर्दू लिखोगे राइट से लिखना शुरू करोगे ना, कॉपी की राइट साइड से शुरू करते हो, और इंग्लिश कॉपी की लेफ्ट साइड से शुरू करते हो। Yes, तो अब यहाँ पे जो बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट का मतलब ऐसा टेक्स्ट है जो कि आप दोनों तरह से लिख सकते हो, राइट साइड से भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हो। इसकी एग्जांपल क्या है? वैसे एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल ऑफ बाय डायरेक्शनल।
ये है जी, देखें हिब्रू। और अब हिब्रू को पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल काम, मतलब हिब्रू जो है एक ज़बान है जो कि दोनों तरह से लिखी जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, ये इसने बताया। अच्छा ये देखें ना, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट अरबिक लेटर्स हैं, यूरोपियन नंबर, टेबल ऑफ पॉसिबल बाय डायरेक्शनल कैरेक्टर टाइप्स। तो चाइनीज है जैसे, अच्छा तुम ऊपर आ जाए जरा, तो क्या कहता है ये। तो ये जो इतना इसका पैराग्राफ है ना, इसमें इसने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट क्या होता है, जिसकी टू डायरेक्शन होती हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में वो बात करता है कि सम राइटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग द अरेबिक एंड हिब्रू स्क्रिप्ट्स और ड्राइव सिस्टम सच एज, जिनके अब अरेबिक्स और हिब्रू ये दो मेजर लैंग्वेजेस जिनसे हमने पर्शियन, उर्दू और ये पता नहीं क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, यिदिश स्क्रिप्ट है, इसको हमने ड्राइव किया। ठीक है, वो कहता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर रिटन इन अ फॉर्म नोन एज राइट टू लेफ्ट। अमूमन ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, अरेबिक भी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, हिब्रू भी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन इन विच राइटिंग बिगिंस एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज एंड concludes at the left hand side. This is different from left to right direction used by dominant Latin script. जो Latin script है, लातीनी ज़बान है, वो लेफ्ट राइट राइट लिखी जाती है, LTR है वो। When LTR text is mixed with RTL in the same paragraph, each type of text is written in own direction which is known as। अच्छा जी, ये है जी, ये इसने आपके लिए हमारे लिए आसान कर दिया बात को कि एक ही, आप देखें ना, आप व्हाट्सएप खोलते हो और व्हाट्सएप पे जो इंग्लिश लिखना शुरू कर दो तो वो लिखेगा लेफ्ट टू राइट। अभी उसमें आप उर्दू इनेबल कर दो, बात कीवर्ड ऐसा कि उसमें आप उर्दू भी इनेबल कर सकते हो, तो वो लिखना शुरू कहाँ से शुरू कर देगा, फ्रॉम राइट लेफ्ट लिखना शुरू कर देगा। तो ऐसा टेक्स्ट जिसमें उर्दू भी लिखी है और ऐसा पैराग्राफ जिसमें उर्दू भी लिखी हुई है और आपके पास इंग्लिश भी लिखी है, जो जिसमें ये वो एक बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो इसको रीड करना जो होता है ना, इसको रीड करने के लिए हमारे पास यूनिकोड में एक एल्गोरिथम है। बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गई। अब मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ गई होगी सबको कि ये बात करते हैं यस। स्पेसिफिक फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ यानी कि ऐसा टेक्स्ट जिसमें आपके पास, लेकिन देखें उर्दू को अंडरस्टैंड करना तो आप ज़ाहिर बात है आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट उसको पढ़ना शुरू करोगे। तो एल्गोरिथम जो है, यानी यूनिकोड ने भी अगर पहचानना है कि भाई ये मेरे पास करेक्टर आया है वो उर्दू में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसके पास एक एल्गोरिथम है जिसका वो डिसाइड करता है कि बैड डायरेक्शन बिहेवियर वो कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा। अच्छा, वो एल्गोरिथम क्या है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस तरह से सर्च कर सकते हैं। देखें इसमें ये होता है, आपको वैसे एक बात तो एक बात मेरे जहन में आ गई कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ना हर चीज़ का इल्म हो, मतलब इट इज़ नॉट, अगेन वही बात है कि हर बंदे को हर चीज़ का तो इल्म नहीं हो सकता। तो अगेन द स्किल दैट यू नीड इज़ दैट कि आपके पास जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड आपको चाहिए, आप उसको कितनी एफिशिएंटली गूगल पे सर्च कर सकते हो। यानी कि गूगल को यूज़ करना अपनी स्टडी पर्पस के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एफिशिएंट सर्चिंग करना या कह लें कि अपने मतलब को हासिल कर लेना, तो वो इस तरीके से होता है। आपको एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, कल आपको टीचर जो है उन्होंने असाइनमेंट्स दी थी कि जी वो मैश नेटवर्किंग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, अब वो मैश, मैच टोपोलॉजी। हाँ टोपोलॉजीज होती हैं डिफरेंट, मैश टोपोलॉजीज है, रिंग टोपोलॉजी है और भी हैं। अब वो एक ऐसी चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी, और वो बेसिकली नेटवर्किंग का जो है ना वो पार्ट है। और वो नेटवर्किंग भी अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस डिग्री को उठाएं तो वो नेटवर्किंग जो है वो आगे जाके सेमेस्टर्स में आती है, 7-8 सेमेस्टर्स में, 6-7 में जाके आती है। तो एक एडवांस कोर्स है, लेकिन आपको उसका अलिफ बे भी नहीं पता, लेकिन आप उसको सर्च कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। अब उसको सर्च करके उसके बारे में कंटेंट को नेट से पढ़ना और उसको जो है वो समझना, अंडरस्टैंड करना, ये एक स्किल है। और आपकी जिस टीचर ने आपको ये असाइनमेंट दी थी वो आपकी स्किल को जो है ना वो डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपसे एक तस्ला किया था कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है
तो एक जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो, एंड देन कि आप उसको सॉल्व करने के लिए आप हेल्प कैसे लेते हो रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपको टूल्स मौजूद है, इंटरनेट का टूल मौजूद है, बड़ा एफिशिएंट अच्छा टूल है, लेकिन उससे तो अच्छा टूल है जब आप उसको सही तरह से यूज़ कर रहे हो, सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बहर जी, और उसके अलावा सर जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जनरेशन वाला जो टॉपिक है वो नहीं करना, स्किप करना उसे। छोड़ दें, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मैंने आपसे हिस्ट्री पूछ के क्या सर करना है। चैप्टर नंबर नहीं, अगर कम एमसीक्यूज तक भी नहीं आएंगे ना उसके अंदर से, ये मुझे भी पूछा नहीं जा पता रही हूँ। पेपर में, मुझे भी नहीं पता पेपर में क्या आएगा, अभी तो ये भी नहीं पता पेपर आपके कैसे होंगे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि पेपर में मैं क्या दूंगा, लेकिन अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं मैं क्या करूंगा, सोचने की सर बात है पेपर ना, ऑन कब साइड। होंगे, कोई डेट का पता है? नहीं बेटा, मुझे डेट का भी नहीं, खैर आपको डेट तो अनाउंस की थी आपके, मतलब आपके आपको पता तो है, हमारे ये 25 से लेकिन आपकी डेट शीट नहीं ना आई अभी। डेट शीट अमूमन जो है वो इनके जो सीआर और जीआर होते हैं ना, मॉर्निंग और आफ्टरनून के, वो उनको मिला के एग्जाम डिपार्टमेंट जब डेट शीट बनाता है, उस डेट शीट बनाने के अंदर सीआर और जीआर को इंक्लूड करता है, उनकी मुशावरत से बनती है। वैसे ऑनलाइन होंगे या फिजिकल? देखें बेटा, अभी तो सिलसिला ये चल रहा है कि अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो हो सकता है ऑनलाइन, अभी ये ऑल डिपेंड्स कि आगे 28 तारीख के बाद आया हमारी गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोलती है कि नहीं खोलती है, उस ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। सर बिलाल साहब से बात की थी, वो कहते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी फिर ही कुछ होगा डिसाइड। बस फिर एक्सक्यूज मी सर, चैप्टर नंबर 5 में कुछ इश्यूज हैं। जी, चैप्टर नंबर 5 खोल लेता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह सर आपको मैथमेटिक्स पूछा, कोई बात नहीं। स्लाइड नंबर 18। हाँ। सर यहाँ पे ऊपर लिखा है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, हम्म। बट सर नीचे एडिशन हो रही है। सर ये जरा एक्सप्लेन कर दें क्या प्रोसेस है। आप इस लेक्चर में थे? सर शायद 11 से था। हाँ, यकीन ज़्यादा देर तभी आपको समझ नहीं आई होगी। अमूमन जो है ना हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है ना, वो एक कम्प्लीमेंट्री मेथड से भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री एक किसी भी नंबर का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला उसने में दिया होगा, वो ये फार्मूला होता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी रेज टू पावर कैपिटल बी रेज टू पावर स्मॉल एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन। तो कैपिटल बी से मुराद बेस है, एन से मुराद है नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर, और ये जो कैपिटल है वो नंबर है, ठीक है। तो ये एक कम्प्लीमेंट होता है किसी भी नंबर का, ये फार्मूला है किसी भी नंबर का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, तो हम कम्प्लीमेंट के ज़रिए से जो है ना वो सब्ट्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या तरीका होता है कि ये इसने मेथड लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट्री मेथड जो है ना उसके ज़रिए हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। क्या मतलब ये कि अगर जिसको आपने देखें, कहता है सब्ट्रैक्ट 50, बल्कि इधर आ जाते हैं, आपकी स्लाइड पे आ जाते हैं, 18 है ना, हाँ। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, ठीक है। तो एक कम्प्लीमेंट लेने का जो है वो मेथड है, फार्मूला वो जो आपको बता दिया होगा, ठीक है। अब हम कम्प्लीमेंट्री मेथड के ज़रिए हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं उसका तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये सवाल आ जाता है कि ये सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें, किस में से करें, इसमें से करें, ठीक है। ये भी बाइनरी नंबर है, भी जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसका आप पहले कम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर कम्प्लीमेंट बहुत आसान है कि जो जीरोज है उनको वन कर दें, वन को जीरो कर दें। तो आप देखेंगे ये जो उसने किया ना, ये किया, जो जीरोस थे उसको वन कर दिया, जो वन थे उसको जीरोस कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनको ऐड कर दें आप, प्लस कर दें, यानी कि जिसको आपने सेपरेट करना है उसको कम्प्लीमेंट लें, और कम्प्लीमेंट लेने के बाद दूसरे नंबर में उसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अगर आपके पास एंड में जो है वो कैरी वन आता है, कैरी वन आ जाता है, उस कैरी को उठा के नीचे ले जाएं और दोबारा से इसमें ऐड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तरीका है। ठीक है, थैंक यू।
जी। किसी और का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें, फिर हम छुट्टी करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली मुझे एक ना रिक्वेस्ट की थी, एक बच्ची थी जिसकी वजह से मैंने क्लास रखी थी। तो मेरा सवाल उनसे है कि बेटा जो जिसने मुझसे पूछा था, तो वो इनके जिस मकसद के लिए क्लास कंडक्ट की गई थी, वो मकसद जो है वो रिजॉल्व हो गया? उस बच्ची के जो क्वेश्चन है वो सारे रिजॉल्व हो गए? बच्ची जी हैं यहाँ सर, पे? नहीं सर, वो एब्सेंट है, उसका इंटरनेट इशू था, तो उसके सारे सवाल मैं ही आपसे पूछ रहा था। हम कंबाइनली पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और किसी का कोई, और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, हम फिर सेफली कह सकते हैं कि हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर हम ऑफ ईयर होते हैं। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा। तो बस जाते जाते एक और हंसिया सुन लें। आ, हदीस में भी आता है, मतलब गालिबन हदीस में ही है, इसका मफहूम ऐसे है कि नसीहत जो है वो हमेशा फ़ायदा देती है। बल्कि कुरान में शायद गालिबन है, नसीहत करनी चाहिए, नसीहत जो है फ़ायदा देती है, तो इसलिए मैं नसीहतें जो है वो करता रहता हूँ बहर, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो जाए। और अच्छा, वैसे ना आप लोग जो बातें सुनते हैं ना, और जो सीखते हैं, तो इनकी जो इल्म आपने सीखा दीन के लिहाज से, तो उसको अगर आप जाके अपने घर में डिस्कस करते हो या किसी को बताते हो, अपने छोटे भाई को, अपने फैमिली में किसी कज़न को या वालदैन के साथ डिस्कस करते हो, तो आपकी बात करने से, डिस्कस करने से कोई बंदा उस पे अमल करना शुरू कर देता है, या उस चीज़, वो बात उसके दिल पे असर करती है, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। यानी कि ये जो है ना, सदका सदका जारिया का एक कहने को किस्म बन जाती है। तो जो चीज़ें आप सीखते हैं, तो कोशिश किया करें आप जाके अपने घर में भी इसको डिस्कस करें, या अपने अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और उस पे अमल करने की कोशिश किया करें। तो इसका फ़ायदा आपको भी होगा, और आपसे आगे जितने लोग उस अमल को लेंगे, तो उसका जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मस्जिद नबी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उन्होंने वो खरीदी थी वो जगह, और उस जगह को लेके जो है मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया था। अब जितनी भी मसाजिद दुनिया में बनती आएंगी, क्योंकि उन्होंने इस नेक काम की इब्तिदा की थी, तो तमाम सवाब जो है वो उनको भी जाएगा। तो इसी तरह से कोई नेक काम आप लोग करते हैं, तो वो सवाब जो है वो आपको तो मिलेगा, जो आपके बाद उसको फॉलो करेगा उसको मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे आप जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप अपने साथ जो है अपने रूममेट को भी नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाते हैं, या जो है वो अपने फ्रेंड्स में क्या है नमाज़ पढ़ने चलते हैं, तो जो नमाज़ आपकी ऐसे पढ़ने जाएगा वो बच्चा, तो आपको सवाब मिलेगा। या और कोई भी नेकी की बात है, कोई भी नेक चीज़ है, ठीक है। तो बस आखिरी बात मैंने ये कहनी थी कि इस दुनिया के लिए उतनी मेहनत करें जितना आपने यहाँ पे रहना है, और उस आखिरत के लिए उतनी मेहनत करें जितना आपने वहाँ पे रहना है। दैट्स द बॉटम लाइन, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कभी सर एक ज़िंदगी। क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। सर आपने कहा था कि दुनिया में रहते हुए हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, और हुकूकुल इबाद जो है वो बंदे से माफ़ी मांगेंगे तो फिर ही माफ़ होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो आपने तो बहुत सर अच्छी बात अगर, की। ये जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर वो आदमी जिससे माफ़ी मांगनी है वो मिल नहीं रहा, या वो इस दुनिया से ही चला गया, तब क्या करना चाहिए? हाँ,
अच्छा, इसमें 2 मैं उसको स्पॉन्सर कर दूँगा। एक तो ये कि ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है ना वो क्योंकि जो हकूक़ुल इबादत हैं वो बहुत तरह के आते हैं, यानी कि अमूमन जो हमें एक कॉमन चीज़ होती है गीबत की होती है। हम थर्ड पर्सन का ज़िक्र करते हैं और ऐसे ज़िक्र करते हैं कि ना उसकी गीबत कर देते हैं। तो अगर आपने किसी से माफ़ी माँगनी है, आपने उसका दिल दिखाया, ख़ास तौर अगर गीबत की है, तो आप जाके उसको वो बातें याद ना कराएँगे, मैंने आपकी गीबत की थी, मैंने ये बोला था, वो आप उससे एक जनरली माफ़ी माँग लें। मतलब आप जैसे जब भी इसका आसान तरीका, असल यानी कि आसान तरीका आपके लिए कि जब भी आप मिलते हैं ना किसी से और मिलने के बाद जुदा होने लगे, किसी फैमिली के घर गए आप, अपने घर में फैमिली के पास एक दोस्त से मिला, तो जब जुदा होने लगे तो उनसे कह देंगे भी देखें, मैं भी बंदा हूँ और आप भी बंदे हैं, तो आपके कुछ हकूक़ मेरे ऊपर आते थे लाज़िम, ठीक है? और मैं उसको अदा नहीं कर सका, तो मुझसे जो कमी कोताही हो गई, जो ख़ास मैं उसको माफ़ कर दें। बस इतना कह देंगे तो अगला बंदा माफ़ कर देगा, तो आपका माफ़ हो जाएगा। अच्छा, आपको तो सवाल सवाल को दूसरा ऐसा कीजिए, अगर कोई बंदा जो है वो फ़ौत हो गया हो, तो आप क्या करें? तो अब ये करें कि आप अगर तो अब डिपेंड करता है कि ज़्यादती किस किस्म की आपने की है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी ने हक मारा हुआ है, पैसे मारे थे चले, मिसाल देते हैं, तो आप उसकी औलाद को जाके उसके पैसे वापस करें और जो है वो माफ़ी मांग लें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और पैसे जाके उसकी औलाद को वापस करें कि भाई इस तरीके से मैंने जो है वो पैसे जो है वो ले लिए थे। मतलब इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। और अगर जो है वो अगर बंदा फौत हो गया तो फिर अल्लाह ताला से जो है वो उसकी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उसके लिए सारे सवाब करते रहें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें। और ये भी दुआ किया करें अपनी दुआओं में कि या अल्लाह पाक जो जिन लोगों के हकूक़ मेरे पर आते थे, यानी कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो आप उनको भी माफ़ कर दें, ठीक है? यानी कि अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक कि जिन लोगों के साथ जो है, जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, जिन लोगों ने मेरे हक़ूक़ अदा नहीं किए, तो उन सबको मैं आप माफ़ करता हूँ। और वो तमाम लोग जिनके मैंने हक़ूक़ अदा नहीं किए या मैंने उनके साथ ज़्यादती की है, तो आप या अल्लाह पाक इस चीज़ को मुझे माफ़ फरमा दें और उन बंदों के दिल में डाल दें कि मुझे माफ़ कर दें। तो अल्लाह ताला दिल में डाल देते हैं ना बंदे के, तो जब अल्लाह ताला दिल में डाल देते हैं ना, तो बंदा भी माफ़ कर देता है। तो आप इस तरह से दुआ कर लिया करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है वो हकूक़ुल इबाद भी जो है उनमें भी मामला आसान हो जाएगा। लेकिन देखें, हकूक़ुल इबाद का तज़किरा इसलिए मैं जो है ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कह लें कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि बच्चों में अक्सर ये आदत होती है कि वो जो है ना वो गैदरिंग में किसी एक बंदे को जो है वो निशाना बना लेते हैं, टॉन्ट का उसको टॉन्ट करते रहेंगे या उसको छेड़ते रहेंगे या और इस तरीके से हंसी मजाक करते हैं कि जिससे जो है ना अगले बंदे का दिल आज़ारी या दिल जो है वो टूट जाता है। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक जो है वो साहब कहते हैं कि ना बता रहे थे, वो उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो और किस तबीयत के मैं जानता हूँ ना उनको। तो अब उनका मसला था कि ना वो रिटायर हुए थे और उनका पेंशन जो है ना वो मामला नहीं चल रहा था। पेंशन की उनकी वो जो भी प्रोसेस होता है, फाइल वगैरह होती है, वो चल रही थी आगे, लेकिन उसमें क्लर्क वजह से होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वो उसमें तंग कर रहे थे उनको, वो फाइल को जल्दी प्रोसेस नहीं कर रहे थे और लेट हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है, आपको पेंशन जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तभी पेंशन मिलती है। तो ये सारा काम हो रहा था, तो वो इतना तंग आ गए थे उस बिहेवियर से, उन सारे चक्करों से, तो वो कहते हैं, और वो साहब ऐसे नहीं है, मतलब वो साहब बिल्कुल 5 वक्त की नमाजी और बिल्कुल यानी कि नेक तबीयत, नेक तबा शख्स, कहते हैं कि ना मैं जो है ना वो इनको कत्ल कर दूंगा, मैं किराए के कातिल से जो है ना इनको कत्ल करूंगा। जब ये वर्ड मैंने सुना ना कि किराए के कातिल से मैं कत्ल करूंगा, तो मैंने ये अंदाज़ा किया कि वो जो भी उनका डीलिंग स्टाफ है, जिनसे डील कर रहा था, उन्होंने इतना ज़्यादा इनको तंग किया कि ये अब दिल से जो है ना कह लें कि इनका दिल टूट गया। जब ये सूरत हाल होती है ना किसी बंदे की, तो जिस बंदे ने ये काम किया होता है ना, तो आप समझे उसका तो बेड़ा गर्क होकर रह गया। यकीन जाने उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसको पता नहीं लगता, फिलहाल पता नहीं लगता, लेकिन उसको इन द लॉन्ग रन उसको लग पता जाएगा। तो जो बंदा जुल्म करता है ना, अमूमन उस वो कलमे पे उसकी मौत नहीं आती है। और अब एक और बताऊँ, जो बंदा बदनज़री करता है उसकी भी कलमे में मौत नहीं आती है। ये उसके नुकसान, हर गुनाह का एक नुकसान होता है, हर चीज़ का एक नुकसान होता है ना, तो गुनाह का भी नुकसान होता है, तो गुनाह का एक नुकसान होता है। बहर तो आपका जो सवाल है उसका आंसर इस तरीके से कि आप दुआ करते रहें, अगर तो वो हयात है उसे माफ़ी मांग लें, और माफ़ी मांगने का जनरल तरीका होता है, जनरल तरीके से आप माफ़ी मांग लें। आप और अगर किसी का आपने हक अदा करना है तो उसका हक भी अदा करना है। अगर किसी के पैसे मारे हैं या कुछ इस तरह का काम किया, तो वो फिर पूरा भी करें, कंपनसेट भी करें जिसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सर।
जी, तो अब हम क्लास को बंद करते हैं। अच्छा हुआ ज़ुल्करनैन ने बहुत अच्छी बात याद की। मेरे ज़हन में ये बात थी, लेकिन मैं फिर मेरे ज़हन से जो बात निकल जाती थी। तो चूँकि हम अब लास्ट टाइम मिल रहे हैं, इसके बाद तो नहीं मिलेंगे। तो और लास्ट टाइम हम मिल भी नहीं सके थे, क्योंकि वो क्लास मॉर्निंग सेशन तो की क्लास आ गई थी, चली गई थी। तो इसमें ये था कि ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, और हर कोई बंदा जो है वो फरिश्ता तो होता नहीं है, ठीक है ना? वो गलतियाँ उठाएँ तो होती हैं। तो मेरी वजह से जो है वो अगर किसी का दिल दुखा हो, मेरे किसी एक्शन से, मेरे किसी वर्ड से, या मेरी किसी भी बात से किसी किसी बच्चे का दिल दुखा हो, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है? और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो जो भी हमारा सेशन साथ गुज़रा, उसमें जो भी गलती कोताही मुझसे हो गई उसको आप माफ़ कर दें। और इंशाल्लाह जो है वो फिर अगर ज़िंदगी रही तो फिर हम मुलाकात करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम।